हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसमें हमने ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था और वहां पर एक कंसेप्ट अपन ने क्लियर कर लिया था कि ठोस अवस्था में अवयवी कण अपनी निश्चित स्थिति पर रहते हैं। अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। अब ये जो अवयवी कणों की जो ठोस में व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो क्रम है वो कैसा है, क्रम की प्रकृति क्या है, उस ऑर्डर की नेचर क्या है, मतलब अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसका क्रम नियमित है या अनियमित है। इस आधार पर ठोसों को दो कैटेगरी में, दो वर्गों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनकी प्रॉपर्टी, एग्जांपल्स, और लास्ट में दोनों के बीच में डिफरेंसेस, फर्क क्या है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में। इन सारी बातों को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, अपन अलग अलग इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले आप नोटबुक में क्या लिखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। आपको दोनों नोट नहीं करने, केवल आप पहले लिखें क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये हेडिंग आप डाल लें नोटबुक में। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को कि भाई क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। एक बार दोबारा मैं इससे पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये जो वर्गीकरण है ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसका आधार, इसका बेसिस क्या है? इसका आधार यह है कि ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसका क्रम कैसा है, उस ऑर्डर की, क्रम की प्रकृति, नेचर क्या है। क्रम नियमित है तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रम अनियमित है तो अक्रिस्टलीय ठोस। तो अवयवी कणों की व्यवस्था का जो क्रम है उसकी प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तो आपने नोटबुक में हेडिंग डाल लिया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो पहले क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करते हैं कि किस तरह के ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे हम। तो यह हेडिंग आपका हो गया क्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें डेफिनेशन ये नोट करनी है आपको कि लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है और उनमें प्रत्येक का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स से बना हुआ होता है और ये जो क्रिस्टल्स हैं इनमें से प्रत्येक क्रिस्टल की जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। उनकी जो ज्यामिति है वो प्रत्येक क्रिस्टल की। तो क्रिस्टलीय ठोस वो होता है जो छोटे छोटे लघु छोटे क्रिस्टलों की काफी सारी बड़ी संख्या, अत्यधिक संख्या में छोटे क्रिस्टलों से बना होता है और प्रत्येक जो क्रिस्टल है उसका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है और क्रिस्टल में अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है, सुव्यवस्थित होता है। इस तरह के ठोस को बच्चों कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आपने क्या डेफिनेशन नोट की, क्रिस्टलीय ठोस हेडिंग डाल लिया, उसमें डेफिनेशन क्या नोट की कि यह लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलों से बना होता है और प्रत्येक क्रिस्टल का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनका क्रम सुव्यवस्थित होता है, नियमित होता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो विभाजन है वो अवयवी कणों की व्यवस्था का जो क्रम है उसके आधार पर ही है ये। तो अगर वो अवयवी कणों का क्रम सुव्यवस्थित है, नियमित है, रेगुलर है,
तो उस प्रकार के ठोसों को हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो डेफिनेशन आपने नोट कर ली, ये जितनी बात अंडरलाइन की हुई है ये क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन नोट करने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको ये बात इसमें और नोट करनी है, क्या कि क्रिस्टल में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? परास का मतलब रेंज, यानी दीर्घ परास, लॉन्ग रेंज तक वो व्यवस्था, उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल रेगुलर है, वही व्यवस्था बार बार रिपीट होती जाएगी। तो क्रिस्टल में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है, रेगुलर होता है, उसमें कोई अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी, उसी तरह से रिपीट होता जाएगा वो, जिसकी संपूर्ण क्रिस्टल में एक समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। यह देखिए यहां पर बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है ये इस डायग्राम में दिखाया गया। देखिए आप, ये अवयवी कणों की व्यवस्था है, फिर ही रिपीट हो गई, फिर रिपीट हो गई, फिर रिपीट हो गई। देखिए अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल जिनसे मिलकर बना हुआ है क्रिस्टलीय ठोस, उनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसका जो पैटर्न है, देखो इनके व्यवस्थित होने का पैटर्न, यहां जो पैटर्न है, यहां पैटर्न है, यहां पैटर्न है, यहां पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, नियमित है, सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित है। ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि चाहे क्रिस्टल में कितनी भी दूरी तक देख लें आप, व्यवस्था एक जैसी मिलेगी। कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो नियमित होगा और संपूर्ण क्रिस्टल में, क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाएं, कितनी भी लंबी परास देख लें, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो क्रिस्टल में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। क्या मीनिंग है दीर्घपरासी व्यवस्था का? दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब है कि कणों की जो व्यवस्था है उसका पैटर्न नियमित रहता है और संपूर्ण क्रिस्टल में, यानी दूरी बढ़ने पर उस पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। संपूर्ण क्रिस्टल में एक समान अंतराल पर वो रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होती है। देखो ये पैटर्न है, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। तो रेंज का मतलब है परास, दूरी। तो क्रिस्टल में कितने भी दूरी तक आप देख लें, क्रिस्टल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप देख लें, इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये क्रिस्टलीय ठोस की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास विशेषता। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। यहां डेफिनेशन में हम जो बात कह रहे हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न होता है, वो नियमित होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वही बार बार रिपीट होता रहता है, उस बात को समझने के लिए है ये केवल। अब लास्ट में बच्चों आपको क्या करना है? लास्ट में आपको लिखने हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लिख लें आप, दो एग्जाम्पल नोट कर लें आप। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, नमक, और दूसरा आप लिख लें क्वार्ट्ज। ये दो एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोस के आप लिखें। वैसे क्रिस्टलीय ठोस के तो एग्जाम्पल्स की कोई सीमा ही नहीं है। देखो प्रकृति में जितने भी ठोस हैं उनमें से अधिकतर ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। धात्विक ठोस भी जितने भी हैं वो भी सारे क्रिस्टलीय ठोस की कैटेगरी में आते हैं। फिर भी बात को समझने के लिए दो एग्जाम्पल आपने यहां पर नोट कर लिए। तो अब तक आपने क्या काम किया? आपने हेडिंग डाल लिया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसकी ये डेफिनेशन लिख ली, फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए इसकी ये जो विशेषता है वो आपने लिख ली, दीर्घपरासी व्यवस्था वाली बात, और उसके बाद दो एग्जाम्पल नोट कर लिए इसके, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब इसके बाद नीचे आप क्या करेंगे? अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, अक्रिस्टलीय ठोस। अब नीचे आप हेडिंग डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना क्या हो जाएगा?
अक्रिस्टलीय ठोस, अमोर्फस सॉलिड्स। तो अक्रिस्टलीय नाम ही बता रहा है, क्रिस्टल नहीं होते हैं इसमें। तो डेफिनेशन है बच्चों, यहां से आप नोट करें, हेडिंग आपने डाल ही लिया, अक्रिस्टलीय ठोस। यहां से इसकी डेफिनेशन को आप नोट करें, अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृति के कणों से बने होते हैं, यानी जिन कणों से ये बने होते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस में हमने कहा था कि प्रत्येक जो क्रिस्टल है, जिन छोटे छोटे क्रिस्टलों से वो बना हुआ है, उनकी निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में वो ठोस जिन पार्टिकल से बना हुआ है उनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं है। तो अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृति मतलब असमान आकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। लघु परासी का मतलब थोड़ी शॉर्ट रेंज, यानी थोड़ी दूरी तक वो पैटर्न होता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर थोड़ी दूरी पर जाने पर फिर चेंज हो जाता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर पैटर्न चेंज होता रहे तो उसको हम कहते हैं लघु परासी व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था है वो थोड़ी थोड़ी दूर पे बदल रही है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस को हमने कहा था दीर्घ परासी व्यवस्था, यानी चाहे क्रिस्टल में कितनी भी दूरी तक देखें पैटर्न वही रहेगा, वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात बच्चों। तो डेफिनेशन आप नोट करें, अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कण की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है, शॉर्ट रेंज होती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत पैटर्न, यानी जो कणों का पैटर्न होता है वो केवल अल्प दूरी तक देखा जाता है। नियमित भाग बिखरे हुए रहते हैं और इनके बीच की व्यवस्था का क्रम अनियमित होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम कैसा होता है? अनियमित होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में हमने पढ़ा है कि क्रम कैसा होता है? नियमित होता है, सुव्यवस्थित होता है। जबकि इनमें क्रम है वो अव्यवस्थित होता है, अनियमित होता है। ये मेन फर्क है। शुरू हम लेके चले थे कि इस विभाजन का जो आधार है वो है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। तो जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम नियमित है, सुव्यवस्थित है, वो तो क्रिस्टलीय ठोस, और जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम अनियमित है, अव्यवस्थित है, वो अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, यानी लंबी दूरी तक वही व्यवस्था, वही पैटर्न रिपीट होता जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय में लघु परासी व्यवस्था होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे पैटर्न बदल जाते हैं। ये देखिए यहां डायग्राम में देखिए, जैसे यहां से देखो आप, ये पैटर्न है, यहां आए पैटर्न चेंज हो गया, यहां आए पैटर्न चेंज हो गया, फिर पैटर्न चेंज हो गया, फिर पैटर्न चेंज हो गया। थोड़ी थोड़ी दूर पर पैटर्न अवयवी कणों की व्यवस्था का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो देखिए आप चेंज हो रहा है। जबकि इसमें देखो आप, पैटर्न वही है, वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत हो रहा है। जबकि इसमें पैटर्न नियमित नहीं है, पैटर्न थोड़ी थोड़ी दूर पर पैटर्न चेंज हो रहा है। और ये जो थोड़ी थोड़ी दूर पर पैटर्न चेंज होता है बच्चों, इसी को कहा जाता है लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था इसी का नाम है। तो आपने डेफिनेशन नोट कर ली। क्या नोट किया आपने? कि अक्रिस्टलीय ठोस असमाकृति के कणों से बने होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावृत पैटर्न केवल अल्प दूरी तक होते हैं। नियमित भाग बिखरे हुए रहते हैं। इनमें कणों की व्यवस्था का क्रम अनियमित होता है। तो सारी बात आ गई इसमें, इसके गुण और इसकी डेफिनेशन एक साथ इसमें आ गई। अब बच्चों क्या करना है आपको? ये जो डेफिनेशन आपने नोट की है, इसके नीचे आपको एग्जाम्पल नोट करने हैं। किसके एग्जाम्पल नोट करने हैं? अक्रिस्टलीय ठोस के। ये देखिए, ये 3 एग्जाम्पल लिख लें आप, कांच, रबड़ और प्लास्टिक।
कांच, रबर और प्लास्टिक। ये तीन आपको एग्जाम्पल नोट करने हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। क्रिस्टलीय ठोस में अपन ने दो एग्जाम्पल नोट किए थे, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, और अक्रिस्टलीय ठोस में ये तीन एग्जाम्पल आप नोट कर लें, कांच, रबर और प्लास्टिक। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये बात आपके क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई अच्छे से। तो ये डायग्राम आपको दोनों ही बनाने नहीं है, केवल ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, पैटर्न बदलता नहीं है, नियमित होता है, ये हमने क्रिस्टलीय ठोस में समझा। अक्रिस्टलीय में जो पैटर्न है वो बार बार चेंज होता है, ये केवल समझने के लिए। लिखने वाली बात जो आपको मैं बता रहा हूं केवल वही आपको नोट करना है। अब ये जो अवयवी कणों का जो पैटर्न है क्रिस्टलीय ठोस में वो नियमित है, अक्रिस्टलीय ठोस में वो अनियमित है। इस पैटर्न का ठोसों के गुणों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बहुत असर पड़ता है। ये देखिए यहां पर एक लाइन में कह रहा है कि अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर के कारण दोनों प्रकार के ठोसों के गुण भिन्न होते हैं। जो कणों की व्यवस्था है उसका ठोसों के गुणों पर बहुत असर पड़ता है, प्रॉपर्टीज पे काफी उसका असर आता है। तो इनके गुणों में क्या फर्क होता है, एक एक करके हम दोनों जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गुणों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे और इस सारी बात को समझते हुए चलेंगे। तो इतना नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ जाएं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन। ये देखिए बच्चों, पहला गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक निश्चित होता है। ये एक विशिष्ट ताप पर पिघलकर द्रव बन जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये जो विशिष्ट ताप है जिस पर ये क्रिस्टलीय ठोस पिघलकर द्रव में बदलते हैं उसी को गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था सुव्यवस्थित है, नियमित पैटर्न होता है, उनमें गलनांक निश्चित होता है। और गलनांक का जो ताप है उससे पहले ये ठोस अवस्था में रहेगा और इस पॉइंट पर आकर ये ठोस है वो द्रव में बदल जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। ये एक विशिष्ट ताप, क्योंकि हर ठोस का गलनांक अलग अलग होता है, तो ये एक विशिष्ट ताप पर पिघलकर द्रव बन जाते हैं। अब यहां समझना है हमें कि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे अलग हैं इस गुण में। तो अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास में नरम होकर पिघलते हैं। ये देखिए बच्चों डिफरेंस, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, यानी वो एक निश्चित विशिष्ट ताप पर पिघलकर द्रव में बदल जाते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है कि इतने डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए किसी क्रिस्टलीय ठोस का हम कहें कि इसका 481 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, इट मींस इस टेम्परेचर से पहले वो ठोस अवस्था में रहेगा और इसके बाद द्रव में बदल जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, उनमें निश्चित गलनांक न होकर ताप की एक पूरी रेंज होती है। जैसे प्लास्टिक की बात करें आप, जैसे टेम्परेचर के संपर्क में आता है, चाहे वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो चाहे 80 हो, जैसे टेम्परेचर के संपर्क में आता है प्लास्टिक, वो सॉफ्ट होना शुरू कर देता है, नरम होना शुरू कर देता है। उसकी अक्रिस्टलीय ठोस की एक रेंज होती है कि यहां पर ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर, और 150 डिग्री तक पूरा पिघल कर द्रव में बदल जाएगा। तो उसका गलनांक निश्चित नहीं है, बल्कि गलनांक की जगह उसमें क्या होती है, ताप की एक पूरी परास होती है, एक रेंज होती है कि इस रेंज में वो नरम होना, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और यहां तक आते आते द्रव में बदल जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण फर्क है कि क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है, फिक्स है, वो डेफिनेट है,
जबकि एक्रिस्टलीय ठोस में कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, उसमें एक टेम्परेचर की रेंज होती है, उसमें वो धीरे धीरे सॉफ्ट होकर पिघलना शुरू होता है और उस पूरी रेंज को कवर करते हुए वो द्रव के अंदर परिवर्तित होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है बच्चों। तो ये आप नोट कर लें कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, ये एक विशिष्ट ताप पर पिघलकर द्रव बन जाते हैं। दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास में नरम होकर सॉफ्ट होकर पिघलते हैं। तो ये गलनांक के मामले में इनमें डिफरेंस हो गया। अब ताप के प्रति इनका जो व्यवहार है, इसमें कुछ एक पॉइंट हम और इसी में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप नोट कर लें, दोनों के गलनांक के मामले में दोनों प्रकार के ठोसों के गुण में क्या डिफरेंस है। जहां क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, शार्प है, वहीं अक्रिस्टलीय ठोस का कोई निश्चित गलनांक नहीं है। इसमें एक ताप की पूरी परास है, पूरी रेंज है, और उसमें यह सॉफ्ट होकर नरम होकर द्रव में बदलता है। चलिए, इस बात को नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ जाएं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये देखिए बच्चों, इसी टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसी से रिलेटेड एक पॉइंट अपने को और नोट करना है कि अक्रिस्टलीय ठोस, ये जो अपना गलनांक वाला टॉपिक चल रहा है उसी में नीचे ये नोट कर देना आप, और जितनी अंडरलाइन की हुई ये बात तो उतनी ही लिखें आप। जैसे यहां से आप नोट करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस किसी एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं। यानी जब अक्रिस्टलीय ठोस गर्म होते हैं तो किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसी एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं, और क्रिस्टलीकरण के कारण से ही प्राचीन सभ्यता की कांच की वस्तुओं की दृश्यता में दूधियापन आ जाता है। हम देखते हैं कि बहुत पुराने, बहुत वर्षों के पहले जो कांच होते हैं पुरानी सभ्यताओं से जो मिलते हैं, उनमें दूधियापन आ जाता है। और वो दूधियापन उनमें क्यों आता है? क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर के संपर्क में, ताप के संपर्क में आने पर जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो किसी निश्चित तापमान पर क्रिस्टलीय में कन्वर्ट हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय में बदल जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि जो पुरानी सभ्यता के कांच की वस्तुएं हैं उनमें दूधियापन क्यों पाया जाता है, और ये इसका आंसर है क्योंकि कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस किसी एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं। इस कारण से उसमें वो दूधियापन है वो आता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे, यहां पॉइंट नंबर 2 यहां से नोट करेंगे। तो आप पहला हमने डिस्कस कर लिया गलनांक वाला पॉइंट, उसके बाद नीचे पॉइंट नंबर 2 डाल के और ये बात अपने को नोट करनी है। ये बात विशेष रूप से अक्रिस्टलीय जो ठोस है उनके लिए है। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। उसकी क्या वजह है, उसका क्या रीजन है, वो इस दूसरे पॉइंट में डिस्कस किया गया है। तो आप नोट करेंगे कि द्रवों के सदृश, मतलब द्रवों की तरह, लिक्विड्स की तरह अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रकृति होती है। इन्हें अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों माना जाता है? क्योंकि द्रव का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है द्रव की, वो है प्रवाह की प्रकृति, फ्लो की जो नेचर है, और वही नेचर इन अक्रिस्टलीय ठोसों में भी देखी गई है। इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव माना गया है कि ये नेचर वाइज द्रव ही हैं, और ठंडे होने के कारण, बहुत ठंडे होने के कारण ये जमकर ठोस के रूप में आ गए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहां पर कि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, स्यूडो सॉलिड्स या अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड्स
क्यों कहा जाता है? यह उसका आंसर है कि द्रवों की तरह अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रकृति होती है। हालांकि इनका ये जो फ्लो है वो द्रव की तुलना में बहुत स्लो होता है, लेकिन फिर भी इनमें प्रवाह की प्रकृति है। तो इनमें द्रवों की भांति अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह की प्रकृति होती है, अतः इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्रिस्टलीय ठोस में यह पूछा जाता है कि इन्हें अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहा जाता है, या इन्हें आभासी ठोस क्यों कहा जाता है, इन्हें वास्तविक ठोस क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इनमें द्रवों की तरह प्रवाह की, बहने की जो प्रकृति है वो पाई जाती है। कैसे कह सकते हैं हम? तो इसका एक एग्जाम्पल लेना जरूरी है बच्चों। तो यहां ये जो पॉइंट आपने नोट किया, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, उसके नीचे आप लिखेंगे उदाहरण। इससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके नीचे उदाहरण नोट करें आप। उदाहरण में आप लिखेंगे पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों में लगे, पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों में लगे शीशे अपने शीर्ष की अपेक्षा नीचे की ओर से अधिक मोटे होते हैं, क्योंकि कांच का अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर प्रवाह होता है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट करेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर अपन कह रहे हैं कि इन्हें अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो अपन कह रहे हैं क्योंकि उनमें द्रवों की तरह प्रवाह की प्रकृति होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रवाह की प्रकृति होती है? उसके लिए एग्जाम्पल है बच्चों कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों व दरवाजों में लगे जो शीशे या जो कांच हैं, अपने शीर्ष की अपेक्षा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ग्लास उसमें लगा हुआ है, तो अपना ऊपर का जो भाग है, शीर्ष भाग, उसकी बजाय उसका नीचे का जो भाग है उसकी मोटाई ज्यादा होती है। शीर्ष की अपेक्षा नीचे की ओर से अधिक मोटे होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि जो ग्लास लगा हुआ है उसमें से ऊपर से नीचे की ओर इस कांच का प्रवाह हो, फ्लो हो, तभी तो ऊपर से नीचे आकर वो इकट्ठा हो रहा है। तो नीचे की ओर से उसकी मोटाई बढ़ गई। तो नीचे की ओर से अधिक मोटे क्यों होते हैं वो? क्योंकि कांच का अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर प्रवाह होता है। तो ये फैक्ट यहां पर लिखेंगे और नीचे ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन अपना तैयार हो गया। चलिए, इसके बाद क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनके गुणों में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, और वो है उनकी समदैशिक और विषमदैशिक प्रकृति। तो डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप डाल लें। नेक्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा नंबर 3, और वो है अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति से रिलेटेड। तो आप नोट करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति समदैशिक होती है। समदैशिक का मतलब क्या हो गया? कि सभी दिशाओं में समान। समदैशिक, कोई भी आप उस अक्रिस्टलीय ठोस में कोई भी गुण मापेंगे आप, तो सभी दिशाओं में उसका मान एक जैसा आएगा। देखो, इसको क्लियर किया गया। इनके यांत्रिक शक्ति, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, कोई भी गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं।
तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप कोई भौतिक गुण क्रिस्टल की विभिन्न दिशाओं में अगर मापेंगे तो उसका मान एक समान आएगा, और सभी दिशाओं में समान मान आने का ये जो गुण है उसको कहा जाता है बच्चों समदैशिक प्रकृति। आइसोट्रोपिक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, समदैशिक होते हैं। अब इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है, सभी दिशाओं में कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित नहीं होता है, अतः सभी दिशाओं में समग्र व्यवस्था, ओवरऑल जो व्यवस्था होती है सभी दिशाओं में वो एक जैसी ही होती है, कोई फर्क नहीं होता है। इस वजह से उनके भौतिक गुणों के मान एक समान आते हैं। तो अवयवी कणों की जो ओवरऑल जो व्यवस्था है, जो समग्र व्यवस्था है, वो लगभग एक जैसी रह जाती है। इस वजह से अक्रिस्टलीय ठोस में किसी भी भौतिक गुण का मापन जब अलग अलग दिशाओं में हम करेंगे तो सभी दिशाओं में भौतिक गुण का मान एक समान आएगा। इसको कहा जाता है समदैशिक प्रकृति। तो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? समदैशिक होती है, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट उल्टा, पैराग्राफ चेंज करते हुए आप बच्चों नोट करेंगे, पॉइंट तो एक ही है, इसमें दोनों के नेचर को डिस्कस कर रहे हैं हम। और ये पॉइंट अपना क्या कहता है बच्चों? ये पॉइंट अपना ये कहता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें विषमदैशिक प्रकृति होती है। विषमदैशिक प्रकृति है। विषमदैशिक का मतलब क्या है? अलग अलग दिशाओं में विषम यानी अलग अलग मान आता है। उनके भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तना, कोई भी भौतिक गुण ले लें, क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं, और ये अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण गुण कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या है? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस में भौतिक गुणों का मापन अलग अलग दिशाओं में करेंगे तो विषम आएगा, भिन्न भिन्न आएगा, वो अलग अलग मान आएगा। ये विषमदैशिक प्रकृति होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इस डायग्राम के माध्यम से बच्चों इस बात को हम समझेंगे। ये बनाना है आपको। जब क्रिस्टलीय ठोस में आप विषमदैशिक प्रकृति वाली बात नोट करेंगे, उसके साथ ये दिखाना है आपको। मान लीजिए कोई क्रिस्टलीय ठोस है, अपने पास दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं बच्चों। इसमें ये दो प्रकार के पार्टिकल्स दिखाए गए, एक ये पार्टिकल्स दिखाए गए हैं और दूसरे जो ठोस रूप में दिखाए गए हैं। दो प्रकार के पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं आप, है ना? दो प्रकार के पॉइंट्स इसमें आप देख रहे हैं। ठोस हैं कुछ पॉइंट्स तो, और कुछ खोखले रूप में दिखाए गए हैं। ये दो प्रकार के, मान लीजिए दो प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर के वो क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है। अब देखो पैटर्न नियमित है। पैटर्न नियमित कैसे है? बिल्कुल देखिए आप, पहले ये जो ठोस हैं उनकी एक पंक्ति है, उसके बाद जो खोखले गोले हैं उनकी एक पंक्ति है, फिर ठोस की, फिर खोखले, फिर ठोस, फिर खोखले। तो पैटर्न लगातार नियमित है। अब इसमें दिशा से क्या फर्क आया, इस बात को नोट करें। देखें, दो दिशाओं में अपन डिस्कस करते हैं। पहले मान लीजिए इस दिशा में देखें आप, तो इस दिशा में आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर इसकी दोनों साइड देखें तो इस साइड में देखें तो अल्टरनेट आ रहे हैं दोनों प्रकार के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल, फिर ये, फिर वापस ये, फिर ये, अल्टरनेट। इस साइड में भी इनके अल्टरनेट पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब जैसे ही हमने दिशा चेंज की, ये दिशा, इस दिशा में हम बढ़े तो इस दिशा में देखो एक तरफ पार्टिकल्स सारे एक जैसे हैं, जबकि इस दिशा में क्या थे? पार्टिकल्स अल्टरनेट आ रहे थे। इसमें देखो आप, एक इस दिशा में अपन ने देखा तो एक तरफ सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं, दूसरी साइड में सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं। तो कणों की व्यवस्था दिशा के अनुसार अलग अलग प्राप्त हुई ना हमें। तो इसी वजह से जो भौतिक गुण जिसका हम मापन कर रहे हैं उसकी दिशा चेंज होते, दूसरी दिशा में मापते ही उसका मान, उसका मेजरमेंट भी अलग आएगा। तो ये साथ में बच्चों दिखाना है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दिशा चेंज होते ही भौतिक गुण का मान चेंज क्यों हो गया। ये इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आता है।
दो दिशाएं हमने इसमें दिखा दी, जिसमें एक तरफ दोनों तरफ अल्टरनेट आ रहे हैं दोनों प्रकार के पार्टिकल्स, और ये दूसरी दिशा दिखाई, उसमें एक तरफ सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं, दूसरी साइड में सारे एक जैसे अल्टरनेट नहीं हैं। तो अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था में हमें बदलाव प्राप्त हुआ, इसी वजह से भौतिक गुण का मान अलग हो गया। तो इसी वजह से बच्चों यहां पर यह लिखा गया है कि अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था उत्पन्न होती है। इस वजह से ही क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता पाई जाती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस तो कैसे होते हैं? समदेशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषम देशिक होते हैं। अब बच्चों सारे ये जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या खास बातें होती हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या खास बातें होती हैं, इन सारे गुणों को जो हमने पढ़ा है उनको एक टेबल के रूप में समराइज किया गया है, उनको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में दिया गया है कि भाई क्या फर्क होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो चलिए फटाफट इस टेबल को हम और डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल को डिस्कस करते ही आज की जो अपनी बात है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट आप अपनी कॉपी में ये जो टेबल है ये बनाना शुरू कर दें। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य विभेद। तो इस टेबल में कोई नई बात नहीं है, जो पीछे प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करके हम आए हैं वही सारे के सारे पॉइंट छोटे रूप में यहां पर दिए गए हैं इस टेबल में। तो गुणों में हम समझेंगे क्या फर्क होता है। पहला गुण ले लें बच्चों, आकार। आकार में क्या फर्क होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में? हमने समझ लिया इस बात को कि क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में असमाकृति आकार होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सबका आकार अलग होता है, कोई निश्चित ज्यामिति इसमें नहीं होती। चलिए इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, दूसरा गुण गलनांक। और यह भी अभी हमने डिस्कस किया है कि क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक निश्चित नहीं होता है, बल्कि ताप के एक परास में वो धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। इसी में अपन आगे जोड़ सकते हैं यहां पर कि गलनांक निश्चित नहीं होता है। गलनांक निश्चित नहीं होता है, शार्प नहीं होता है मेल्टिंग पॉइंट इनका। तीसरी बात, विदलन का गुण। तेज धार वाले औजार से यदि क्रिस्टलीय ठोस को हम काटें तो जो नए टुकड़े इससे बनेंगे उनकी जो सरफेस बनेगी नई वो भी सपाट होगी, स्मूथ होगी। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसको अगर तेज धार वाले औजार से काटें, जो दो नए पार्ट उसके बनेंगे, दोनों की जो नई सरफेस बनी है काटने से वो बिल्कुल स्मूथ होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है। आप प्लास्टिक को देखें, प्लास्टिक, रबर, कांच का बड़ा टुकड़ा है, टूटेगा वो दो भागों में बटेगा तो बीच की जो सरफेस है वो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, उसकी स्मूथ नहीं आएगी। प्लास्टिक को काटेंगे आप तो उसकी जो नई सरफेस आएगी काटने से वो स्मूथ नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी वो सरफेस। ये विदलन में महत्वपूर्ण फर्क होता है इसमें। क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम काटते हैं तो नई जो सतह आती है वो स्मूथ होती है, सीधी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित सतह होती है। कभी भी स्मूथ सरफेस नहीं बनेगी अक्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो, जबकि क्रिस्टलीय में सरफेस जो नई बनती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। चौथा अंतर देखें बच्चों, ये गलनांक वाले के साथ ही जोड़ सकते हैं। भाई गलनांक निश्चित है तो गलन की जो एंथैल्पी है वो भी निश्चित होगी, तो गलनांक से जुड़ी हुई है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है तो इनकी गलन एंथैल्पी भी निश्चित नहीं होती है। पांचवा, देशिकता का अभी हम करके आए हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक। फिर प्रकृति की बात कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड्स माना जाता है, जबकि
जो एक्रिस्टलीय ठोस हैं उनको आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड्स या अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड्स माना जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम, ऐसा क्यों है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, सातवां, अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम, यह भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम है वो नियमित होता है, सुव्यवस्थित होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है पूरे क्रिस्टल में। जब तो दीर्घ परासी व्यवस्था है, जबकि अक्रिस्टलीय में अवयवी कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता रहता है। इसको हमने कहा था लघु परासी व्यवस्था। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि ठोस में जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्रम या ऑर्डर कैसा है, क्रम नियमित है या अनियमित है। इस आधार पर दो वर्ग हैं ठोसों के, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इनके गुणों में क्या फर्क होता है वो सारा हमने डिटेल में डिस्कस किया और लास्ट में उसकी समरी के रूप में हमने ये टेबल डिस्कस की जिसमें सारे गुणों को छोटे रूप में फिर से हम दोनों में अंतर करते हैं कि भी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में क्या अंतर होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी जो बात है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमने किए वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।